पटरी पर मिला जैक। कहां गई 40 पटरियों की चाबियां? बड़ी साजिश या आशंका? पटरी से उतरे रेल के डिब्बे, मौत और मातम का माहौल। लाल सलाम पर शक। हादसा या साजिश? स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। कौशाम्बी के सेराथू रेल स्टेशन के पास हुए रेल हादसे के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ये हादसा है या फिर किसी साजिश का नतीजा। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 3 है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे की वजह से इलाहाबाद कानपुर ट्रेन रूट पर बुरा असर पड़ा। वहीं पीएम की मथुरा में रैली से पहले इसे नक्सलियों के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे सेराथू रेलवे स्टेशन से ठीक 3 किलोमीटर आगे मुरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। मुरी एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुरी एक्सप्रेस डीरेल होने के पीछे नक्सली गतिविधि की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल इलाहाबाद, कौशाम्बी और चित्रकूट के बिहड़ों में काफी समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ने की खबर है। इंटेलिजेंस की सूचना के मुताबिक इन इलाकों में नक्सली पैर पसार रहे हैं। हादसे का नक्सली कनेक्शन इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही सेराथू स्टेशन और सैनी स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक की 40 से ज्यादा चाबियां खुली पाई गई थी। घटना के बाद आरपीएफ ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। सेराथू और सैनी स्टेशन के बीच का इलाका लाल सलाम संगठन का इलाका माना जाता है, जिसके साथ नक्सली संगठनों के संबंधों की बातें कई बार सामने आ चुकी हैं। फिलहाल हादसे की सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। मौके पर पहुंचे कौशाम्बी के डीएम राजमणि ने कहा कि हादसे की जांच कराई जा रही है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की भी व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लिए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली है, अस्पतालों में व्यवस्था कर ली है और पूरी तरह से लगे हैं कि जो यात्री हैं उनको जहां जाना हो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर ली गई है कि वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। हादसे के बाद यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार और मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रूपये के मुआवजे का ऐलान किया गया। मुरी एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका नंबर है 8101। ये राउरकेला और रांची के मुरी से मिलकर के चलती है। ये जम्मू तवी के लिए जा रही थी। इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम तरफ सेराथू स्टेशन से ये 2 बजे करीब निकली है और इसके 9 डब्बे टोटल पटरी से उतरने की सूचना हमें मिली, जिसमें कि 4 स्लीपर कोच हैं, 3 एसी कोच हैं, 1 जनरल कोच है और 1 पैंट्री कार है। प्रशासन अब भले ही कितनी ही मुस्तैदी दिखाए और जांच की बात करे, लेकिन लाल सलाम के इलाके में एक दिन पहले ही रेलवे ट्रैक के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी वो इस तरफ इशारा करती थी कि हादसे की साजिश रची जा चुकी है। लेकिन बावजूद इसके सतर्कता और मुस्तैदी की कमी हादसे की शक्ल में सामने आई। अजय कुमार, कौशाम्बी, जी मीडिया। तो मुरी एक्सप्रेस डीरेल होने के पीछे नक्सली गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इलाहाबाद, कौशाम्बी और चित्रकूट के बिहड़ों में काफी समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ने की खबर है। हादसे का नक्सली कनेक्शन इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है कि एक दिन पहले सेराथू स्टेशन और सैनी स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक की 40 से ज्यादा चाबियां खुली पाई गई थी। मुरी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे ये एक हादसा था या फिर कोई बड़ी साजिश, अभी तक रेलवे इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मौके से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरी कपलिंग यहां से गायब है क्योंकि इसी तरीके से एक लंबी दूरी, ये देखिए यहां से सारी कपलिंग ही गायब है। यहाँ पर पहले कपलिंग थी जो पटरियों को कस कर रखती है, ये सारी कपलिंग गायब है। इसी तरीके से कई जगह से जो है पूरी ये कपलिंग खुली हुई मिली। अगर बात करें यहाँ पर इंटेलिजेंस के इनपुट्स की, तो लंबे समय से इस पूरे एरिया में, चाहे वो कौशाम्बी हो, इलाहाबाद हो या चित्रकूट, आसपास के पूरे एरिया में कहीं न कहीं नक्सलाइट मूवमेंट्स के इनपुट्स मिल रहे थे और इस बात की अंदेशा जताया जा रहा था कि नक्सलाइट अपनी पैठ बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक ये बड़े खतरे का अलार्म है। कौशाम्बी से कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया,
तो जिस जगह हादसा हुआ है उसी अपलाइन पर 400 मीटर दूर रविवार को बदमाशों ने पटरी उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समय पर सावधानी नहीं बरती गई और तस्वीर हादसे की शक्ल में सामने आई। वहीं इस हादसे के पीछे कहीं न कहीं लाल सलाम या कहे कि नक्सलवाद सवालों के घेरे में आ रहा है। कौशाम्बी में हुए ट्रेन हादसे के पीछे नक्सल या लाल सलाम तो नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रेड टेरर या नक्सलवाद अब इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास के जिलों में भी अपनी जड़ें जमा रहा है। यहां खनन मजदूरों के शोषण के खिलाफ लामबंद होता लाल सलाम दबे पैर दाखिल हो रहा है। इलाहाबाद और आसपास स्थित जिलों में जहां जहां भी नदियों से बालू निकालने का काम होता है, वहां लाल सलाम नाम की इस नई चुनौती ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले ये संगठन भले ही लाल सलाम को नक्सलवाद से अलग बता रहे हों, लेकिन जिस तरह ये सरकारी तंत्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते हैं, उसे देखकर इसे नक्सलवाद से अलग नहीं कहा जा सकता। जिस तरह नक्सली वन और कोयला जैसी प्राकृतिक संपदाओं पर अपना हक जताते हैं, उसी तरह लाल सलाम नाम के सामूहिक संगठन में काम करने वाले ये लोग नदियों से जुड़ी संपदाओं पर अपना हक समझते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दशकों से चल रहे इस संगठन में लोगों की तादाद 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। इलाके में लहराने वाले लाल झंडे इस संगठन की मौजूदगी बयां करते हैं। पिछले 5 सालों में ही पुलिस प्रशासन ने लाल सलाम के तकरीबन 800 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, लेकिन सबूतों के अभाव में ये जमानत पर रिहा हो जाते हैं। पुलिस ने भी इन्हें नक्सलियों की श्रेणी में रखा है। जिस तरीके से इनकी गतिविधियां अंजाम तक पहुंचती हैं, वो सार्वजनिक नहीं हो पाती। अब तो इलाके में पंफलेट बांटने से लेकर लाल रंग के झंडों की आड़ में ये अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होने की। दिनेश सिंह, सी मीडिया, इलाहाबाद। बाराबंकी में संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। पिछले दिनों संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वजह संत ज्ञानेश्वर की अरबों की संपत्ति को माना जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स का नाम है हरे राम। वो शख्स जिसको पुलिस ने राम सहाय सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। राम सहाय सिंह वो शख्स था जो संत ज्ञानेश्वर का उत्तराधिकारी बना जा रहा था। संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद उनके सभी आश्रमों की देखरेख का जिम्मा राम सहाय पर ही था, जिसकी 15 मई की रात आश्रम में घुसकर आरोपी हरे राम ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक दुश्मनी इस हत्या की वजह थी। दरअसल 5 साल पहले किसी वजह से राम सहाय ने हरे राम को आश्रम से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद हरे राम आश्रम के पास ही कुटिया बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। हरे राम ने अपनी काफी संपत्ति आश्रम में लगा रखी थी, जिसके चलते वो बदले की आग में झुलस रहा था और इसी दौरान उसी राम सहाय की हत्या की साजिश रच डाली और इस साजिश में उसका साथ दिया पवन यादव नाम के शख्स ने। मुजफ्फरनगर का रहने वाला पवन आश्रम में ही रहता था और राम सहाय की गतिविधियों पर नजर रखता था। 15 मई को दोनों ने साजिश के तहत राम सहाय को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पवन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा है हरे राम को, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और जो इन्होंने अपने मर्डर में जो तमंचा प्रयोग किया गया उसको बरामद कर लिया गया है। इनके साथ में एक साथी और था जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसकी भी पकड़ने की जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो हरे राम है जिसे मर्डर किया है, ये भी आश्रम से ही संबंधित थे। सन 1976 से आश्रम के हिस्सा थे और 4 साल पहले इनको निकाल दिया गया था। तो इनका मानना है कि इनको जो है निकाला था राम सहाय ने। लेकिन हरे राम अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सिरे से नकार रहा है और खुद को बेकसूर बता रहा है। आप कहने का मतलब कि देखिए अभी तो हमारे हाथ में क्या दिखाया गया है, क्या दिया गया, अब हकीकत क्या है मैं कोर्ट के सामने आप ले जा रहे हैं, उसके शरण में ले जा रहे हैं।
पुलिस ने राम सहाय की हत्या का भले ही खुलासा कर दिया, लेकिन पुलिस का ये खुलासा अभी भी सवालों में है। हरेराम जहां खुद पर लगे आरोपों को दरकिनार कर रहा है, वहीं पवन यादव भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में सवाल, क्या पुलिस का यह खुलासा जल्दबाजी है? दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। पहले संत ज्ञानेश्वर और फिर राम सहाय का कत्ल। वो शख्स जो संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद से आश्रम का उत्तराधिकारी था। ऐसे में सवाल ये कि आखिर साल 2005 से शुरू हुआ ये खूनी खेल कब थमेगा? साल 2005 से शुरू हुआ ये खूनी खेल अब तक जारी है। जमीन विवाद से शुरू हुआ खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले संत ज्ञानेश्वर, फिर उनकी शिष्या का सुसाइड केस और फिर संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राम सहाय की आश्रम में निर्मम हत्या। खूनी खेल की इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब सुल्तानपुर के रहने वाले इंद्रभद्र सिंह की हत्या में संत ज्ञानेश्वर का हाथ होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद साल 2005 में माघ मेला से जब संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्या व शिष्याओं के साथ जा रहे थे, तभी इलाहाबाद के हटिया के पास उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और अस्पताल ले जाते वक्त संत ज्ञानेश्वर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस चर्चित हत्याकांड के आरोपी विधायक चंद्रभद्र सिंह और संत ज्ञानेश्वर में बाराबंकी के आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले के कई मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में सुल्तानपुर में भी मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने पहले इसे पूर्वांचल की माफिया ताकतों की साजिश बताया था, लेकिन बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साल 2005 में ही संत ज्ञानेश्वर की एक करीबी शिष्या ने आश्रम में ही आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसी वक्त इलाहाबाद से संत ज्ञानेश्वर का शव बाराबंकी के सिद्धौर आश्रम लाया गया था। देवरिया के मूल निवासी संत ज्ञानेश्वर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। उन पर कई आरोप लगते रहे हैं। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। लखनऊ में सीबीएमटी पेपर लीक करने की कोशिश एसटीएफ ने नाकाम कर दी। एसटीएफ ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 डॉक्टर्स हैं। अभिमन्यु केजीएमयू का छात्र है, जबकि राजेश रंजन केजीएमयू के बीएचएमएस कर चुका है। इसके अलावा अंशुमान कानपुर के जीएसबीएस कॉलेज का छात्र है, जबकि प्रफुल्ल चांद की एक कॉपी की दुकान है। ये लोग पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराते थे। एसटीएफ ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। केजीएमयू के वीसी का कहना है कि 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को निकाला जाएगा। दरअसल इस गैंग का सरगना डॉक्टर राजेश रंजन है। ये लोग पिछले 10 साल से पेपर लीक कर छात्रों को पास कराने का काम करते थे और इसके लिए मोटी रकम देते थे। ये गिरोह ब्लूटूथ और अन्य वायरलेस उपकरणों की मदद से इस काम को अंजाम देते थे। किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए एक गैंग जो है वो आंसर की बनाने की कोशिश करेगा और आंसर की को बाय हैंड किसी एक सेंटर पर भिजवाए जाने की बात हमको बताई गई। हम लोगों ने आज पूरी घेराबंदी करी और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पेपर सॉल्वर थे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह सॉल्व कर रहे थे। कुछ 1-2 और लोग थे जो उनकी फिजिक्स वगैरह में मदद कर रहे थे। और इससे पहले कि वो पेपर की जो है संबंधित स्थान पर पहुंच पाती, हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक बदमाश की हत्या कर दी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना संघा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की है। दरअसल नरसिंह की बेटी की शादी तय थी। शादी से एक दिन पहले 2 बदमाशों ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। इससे गुस्साए लड़के के पिता और भाई ने बदमाशों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसी दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता और भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने जो उसमें कमेंटबाजी जो जिन लोगों ने की थी, राम प्रवेश यादव व भीम गुप्ता और इसका एक साथी और, वो लोग वहाँ चाय की दुकान पे 23 मई को खड़े हुए थे शाम के समय। तो ये अभियुक्तगण 4 लोग आए और उन्होंने चाकू से राम प्रवेश यादव और भीम गुप्ता पे हमला किया, जिससे मौके पे राम प्रवेश यादव की डेथ हो गई और भीम गुप्ता मेडिकल कॉलेज में रेफर है, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। इन 4 अभियुक्तों को जो नामजद थे, इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो
कत्ल चाकू था जिससे कत्ल किया गया, वो भी हमने बरामद कर लिया। सरकारी अस्पतालों में अब कर्मचारी इतने सजग हो गए हैं कि जिंदा तो छोड़िए, मुर्दे में भी अब जान डालने के लिए कोशिश करने लग गए हैं। फिरोजाबाद से सामने आई सरकारी अस्पताल की हकीकत यह है कि यहां एक मुर्दे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का क्या आलम है, इसकी तस्वीर देखने को मिली फिरोजाबाद के अस्पताल में, जहां एक मृत शख्स को इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जबकि मौके पर मौजूद डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया था। बावजूद इसके अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट ने न जाने किस वजह से मरीज को भर्ती किया, वो भी ये जानते हुए कि मरीज की मौत हो चुकी है। इस मामले में जब फार्मासिस्ट से सवाल किया गया तो जरा सुनिए इनका जवाब। नहीं, हमें नहीं मालूम था किसी के। अभी आपने क्या विधायक के कहने भर्ती किया? वो नहीं किसी के, वो तो विधायक कहने नहीं भर्ती किया, विधायक के प्रेसिडेंट थे मेरे साथ, वो हमें परिचित है, इसलिए हमने इसी के परिचित होने पर हमारे वो पेशेंट भर्ती कर लेंगे। हमारा वो था ही नहीं। आप वो भी कह रहे हमारे वो नहीं थे। हमारा तो डिसाइड करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तो पहले डिसाइड कर लिया कि पेशेंट मर चुका था। तो मुझे मालूम नहीं था, मेरे साहब ने मुझे बताया। आप गलती का स्वीकार करें, वो तो गलती है तो है, ना है तो है। सुना आपने, फार्मासिस्ट को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस गलती को वो महज एक भूल मान रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर सीएमएस के हस्तक्षेप के बाद इलाज बंद किया गया। मामला सामने आने के बाद अब आरोपी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। सीएमओ ने मुझे सूचित किया तो मैंने स्वयं उसका परीक्षण किया और पाया कि मरीज की नब्ज, हार्ट साउंड इत्यादि नहीं थी, जो कि मरीज की मृत्यु का दे सकती। सर, जैसा ही देखा गया मरे हुए मरीज को भर्ती कराया गया, सब क्यों किया गया? ये गलत काम किया गौतम ने। पहले मरीज के अटेंडेंट को बताना चाहिए था कि, और डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। डॉक्टर के मशवरे के उपरांत ही कोई भी कार्य करना चाहिए, अपने आप कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दरअसल 4 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत हो गई थी। परिजन दिल्ली से डेड बॉडी लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद चीफ फार्मासिस्ट ने न जाने किस लालच में उसका इलाज करना शुरू कर दिया। बाकायदा ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप लगाई गई। ये सब 2 घंटे तक चलता रहा और परिजन शख्स के जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठे रहे। ये एक्सीडेंट हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे पे, यानी थाना नौज हिल, जनपद मथुरा में। उसके बाद हाजी वालों ने इनको ले जा करके कैलाश नर्सिंग होम नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इनको भर्ती करा दिया। उसके बाद हम गए, उसका पेशेंट का इलाज कराया हमने जितना क्षमता थी उसके अनुसार। उसके बाद हालत में कोई सुधार नहीं था, दिखाई दे रहा था, इसलिए हम पेशेंट को अपने जिला अस्पताल में लेकर गए। सरकारी अस्पतालों में पसरी बदहाली, लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मरीजों के साथ बरती जाने वाली लापरवाही सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब होगा सरकारी अस्पतालों का इलाज? ब्रह्मेंद्र कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। दहेज का दानव एक बार फिर यमराज बन गया। शाहजहांपुर में शादी के दौरान दहेज की रकम पर हुए विवाद में एक शख्स की मौत हो गई। गोली लड़के के पिता ने चलाई और वारदात के बाद सभी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। खुशी के मौके पर पसरा मातम, शादी समारोह में फायरिंग, शादी में मर्डर। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाना इलाके के रेती गांव में एक शादी का समारोह जंग का मैदान बन गया, जहां दहेज से शुरू हुई बात मौत पर जाकर खत्म हुई और मनोज नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल इलाके के संजय त्रिपाठी के बेटे की शादी थी। शादी के दौरान संजय ने दहेज के नाम पर 14 लाख रुपए की मांग कर दी, जबकि लड़की पक्ष ने 7 लाख रुपए दहेज देने की बात कही थी।
इस बात को लेकर दोनों पक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हे के पिता संजय ने मनोज नाम के शख्स को गोली मार दी। आनन फानन में मनोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक दहेज की मांग पूरी न होने के चलते दूल्हे के पिता ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। उससे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने फायर कर दिया तमंचे से, सीधे फायर मार दिया। अच्छा, कौन था जिसे मारे फायर? संजय त्रिपाठी। क्या मांग कर रहे थे? 14 लाख रुपए की मांग कर रहे थे दहेज की। जी। आज ही शादी थी, कहाँ से आई थी शादी और क्या कहाँ जा रही? चौरा से आई थी सर। हाँ। और यहाँ फतेहपुर ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल है, उसी में प्रोग्राम था। वहाँ शादी वहाँ थी, घर पे हम लोग तिलक चढ़ाने गए थे। अच्छा, तिलक चढ़ाते समय सब बात। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन एक बार फिर दहेज दानव किसी की मौत की वजह बन गया। शिव कुमार, जी मीडिया, शाहजहांपुर।